हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। दिस इज़ ऋषिका। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले वीज़न है इसकी करंट अफेयर्स, जो कि हमारी अगस्त मंथ की है। तो आइए, अभी हम लोग इकोनॉमी के लेसन देख रहे थे। दो टॉपिक हमारी कंप्लीट हो चुकी है। एक तो हम लोग देखे थे कि आरबीआई के द्वारा अभी 5 इयर्स की फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए स्ट्रैटेजी लेकर आया गया है। तो इस स्ट्रैटेजी को हमने डिटेल में डिस्कस किया है, तो अगर आप लोग ने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। एंड सेकंड टॉपिक इज़ रूल्स ऑफ ओरिजिन, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आज के डेट में। तो ये दोनों टॉपिक को ज़रूर देख लीजिएगा आई बटन पर क्लिक करके, या फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में आकर आप लोग स्टार्टिंग से देख सकते हो। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, जो कि है ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन। टैक्सेशन में कुछ न्यू यहाँ पे चेंजेस किए गए हैं, तो उसके बारे में डिटेल बताऊंगी। साथ ही एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स है 2020 का, इसको देखेंगे। अगर टाइम बचेगा तो हम लोग एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट और एग्रीकल्चर से रिलेटेड 3 टॉपिक यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको देखेंगे। क्योंकि इस बार यूपीएससी प्रीलिम्स में एग्रीकल्चर से रिलेटेड 7 क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो उसमें जितने भी आपको कन्फ्यूज़न है तो वो यहाँ से आपका दूर होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले लास्ट लेसन में मैं जो कुछ क्वेश्चन पूछी थी उसके आंसर बता देती हूँ। और साथ ही अभी इकॉनमी में दो टॉपिक जो हम लोग ने पढ़ा है, इसमें कुछ खास क्वेश्चन पूछने के लिए मुझे नहीं लगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डिटेल में थियोरेटिकल था। तो नेक्स्ट लेसन में मैं पूछ लूँगी और भी यहाँ पे टॉपिक पढ़ाऊँगी, तो फिर आपके लिए और क्वेश्चन निकल कर आएंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि नेक्स्ट लेसन में फिर आप लोग को क्विज देखने को मिलेगा। तो ये बेसिक 4 क्वेश्चन मैं आईआर से पूछी थी। सबसे पहला है कि इंडिया में यहाँ पे एयर बबल एग्रीमेंट साइन किया गया है, वो भी बहुत सारे कंट्रीज़ में। तो कौन कौन से कंट्रीज़ के साथ किया गया ये बता रहा है। अभी जो न्यू कंट्री के साथ इसको साइन किया गया है वो है मालदीव्स। इसके अलावा बहुत सारे कंट्रीज़ है, तो देखेंगे। ऑपरेशन नीर क्या है इसके बारे में देखेंगे। अब्राहम एकॉर्ड जो ये साइन किया गया है, ये दो हमारे कंट्रीज़ के द्वारा, यहाँ पे वेस्ट एशिया की कंट्री है, एक गल्फ कंट्री है, एक वेस्ट एशिया की है, तो उसके बारे में देखेंगे। और वॉलफोर्ड डिक्लेरेशन 1917 का क्या है उसके बारे में डिटेल में देखेंगे। इंडिया के द्वारा यहाँ पे एयर बबल एग्रीमेंट है, यानी कि टेम्प्रेरी जो आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, जैसे कुछ भी अगर पेंडेमिक के टाइम में जब लॉकडाउन हो गया या फिर कोई भी ऐसी क्राइसिस आती है, नेचुरल डिजास्टर्स आता है, तो उस समय जो परमानेंट हमारा ट्रांसपोर्ट है वो कहीं ना कहीं ठप हो जाता है। तो उसके लिए एक अल्टरनेटिव वे की तरफ से यहाँ पे आपका एक अलग अल्टरनेटिव वे लाया गया है, जिसको हम लोग यहाँ पे बबल एग्रीमेंट कहते हैं। तो एयर बबल एग्रीमेंट में क्या है कि एक टेम्प्रेरी ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। तो अभी हम लोग मालदीव्स के साथ इसको साइन किए। इसके अलावा अफगानिस्तान, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी और कतर, यूएई और यूके और यूएसए के साथ हमारा यहाँ पे एयर बबल एग्रीमेंट है। सेकंड, अगर हम लोग बात करें ऑपरेशन नीर, तो ऑपरेशन नीर जो कि मालदीव्स में ही चलाया गया एक ऑपरेशन है, जिसमें क्या हुआ था कि मालदीव्स के माले में पानी की कमी हो गई थी। तो यहाँ पे पानी की कमी थी, तो हमारे यहाँ पे इंडियंस के द्वारा, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई किया गया था माले में। तो ये ऑपरेशन नीर के द्वारा ये चलाया गया था। थर्ड है कि अब्राहम एकॉर्ड जो साइन किया गया है, ये यूएई जो कि एक गल्फ कंट्री है और इजराइल के बीच में इस एकॉर्ड को साइन किया गया। इसका एम यही है कि ये दोनों कंट्रीज़ के बीच में एक फॉर्मल रिलेशन अब इस्टेब्लिश होगा। बॉलफोर्ड डिक्लेरेशन की बात करें तो यहाँ पे ब्रिटेन के द्वारा एक प्लेज लिया गया था कि वो पैलेस्तीन को जो है ज्यूस का घर बनाकर रहेंगे। ज्यूस एक कम्युनिटी है जिसको कि पैलेस्तीन में रहने के लिए यहाँ पे अलाउ किया गया था, और ब्रिटेन के द्वारा ये कहा गया था कि वो ज्यूस को जो है उसका परमानेंट हाउस यहाँ पे आपका देंगे, जो कि पैलेस्तीन में होगा। तो इसको बॉलफोर्ड डिक्लेरेशन कहा गया था। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जिसके आंसर मैं यहाँ पे आपको बता दी हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेसन में देखने वाले। चलिए आज के आर्टिकल हम लोग स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं हम लोग ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन की, ऑनरिंग द ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म। अब ये है क्या, रिसेंटली एक प्लेटफॉर्म है जिसको कि ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट, ये लॉन्च किया गया हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा, जिसमें ये बात की गई है कि हमारे इंडिया का जो टैक्स सिस्टम है उसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई किया जाएगा, यानी कि सरल बनाया जाएगा, और इसमें जो भी यहाँ पे टूटियाँ है उसको हटाकर यहाँ पे रिफॉर्म किया जाएगा, एक न्यू तरीके से यहाँ पे लाया जाएगा हमारा इंडिया का टैक्स सिस्टम। तो अब इस प्लेटफॉर्म के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। यहाँ पे एम है कि जो हमारे यहाँ पे टैक्स कंप्लाइंसेस है उसको यहाँ पे ईज़ करना है और ज़्यादा सरल करना है। और जितने भी टैक्स पेयर है, अगर वो टाइम पे टैक्स पे करते हैं तो उसको, वो जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर है जो टाइम पे भी करते हैं और हर टाइम वो पे करते हैं, तो उनको यहाँ पे रिवॉर्ड भी दिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी जो टाइम पे करते हैं ना, उनको ब्रॉन्ज सर्टिफिकेट, सिल्वर सर्टिफिकेट इस तरीके का दिया जाता है। बट ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े मंच में लाकर उनको अवार्ड दिया जाता है। एक सर्टिफिकेट है जो कि मेल के द्वारा भेज दिया जाता है। तो यहाँ पे ये बातें रखी गई है। इट मीन्स कि यहाँ पे क्या है कि एक तो हमारे यहाँ का जो टैक्स सिस्टम है उसमें आप लोग देखते हो कि बहुत
बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टैक्स की चोरी करने में ज़्यादा ध्यान लगाते हैं और टैक्स की चोरी बहुत ज़्यादा होती भी है। हमारे यहाँ जितने लोग यहाँ पे काम करते हैं उसके हिसाब से आप देखोगे तो सरकार के पास जो टैक्स जाता है रेवेन्यू के बेसिस पे, तो रेवेन्यू के तौर पे जो हमारे द्वारा दिए गए आम जनता के द्वारा दिया गया जो टैक्स है, वो टैक्स क्या होता है कि बहुत ही कम रेशियो है। तो सरकार हर बार इस पर कोशिश करती है कि ऐसा कुछ प्लान लेकर आए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स यहाँ पे फिलअप कर सके, जिससे क्या होगा कि सरकार के पास रेवेन्यू बढ़ेगा। क्योंकि अभी क्या है कि पेंडेमिक के टाइम में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुकी है, फाइनेंशियल क्राइसिस एक तरीके का आ चुका है, सरकार के पास रेवेन्यू की जो सोर्सेज थी वो बहुत कम हो गई, इवन रेवेन्यू भी तो अप टू द मार्क नहीं आ पाया। तो इसलिए सरकार यहाँ पे कोशिश कर रही है, वो सारे अपने पंख फैलाने का कोशिश कर रही है जिससे कि उनको यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट हो सके। मेन फीचर्स अगर इस प्लेटफॉर्म का देखें तो वो है फेसलेस असेसमेंट, यानी कि अब यहाँ पे आपका समझ सकते हो, क्योंकि हम लोग डिजिटाइजेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे ये भी बात निकल कर आ रहा है कि अब फेसलेस जो है असेसमेंट होगा, सेकंड है कि फेसलेस अपील होगा और थर्ड है कि टैक्स पेयर चार्टर होगा। तो ये 3 बेसिक पॉइंट है जिसको ध्यान रखना है और इसी चीज़ पे यहाँ पे हम लोग पूरी तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं फेसलेस असेसमेंट का। तो ये है क्या, जैसे कि आप देखते हो कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है, एक टैक्स पेयर होते हैं और दूसरा टैक्स इनकम टैक्स जो है ऑफिसर होते हैं। टैक्स पेयर जो कि आम जनता होते हैं, इंडिया के सिटीजन्स होते हैं, और साथ ही साथ इनकम टैक्स ऑफिसर होते हैं। इन दोनों के बीच में जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है ना, अब इसको हटाना है। सेकंड है कि यहाँ पे आप देखोगे कि इस सिस्टम के अंदर क्या है कि जो टैक्स पेयर का सिलेक्शन है वो यहाँ पे सिर्फ सिस्टम के द्वारा ही किया जाएगा, यानी कि डेटा एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके। आज की डेट में आप लोग को पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहने का मतलब है कि जैसे रोबोट मूवी में आपको चिट्ठी देखने को मिला है, यानी कि एक रोबोट के फॉर्म में जो है वो सारी चीज़ों को वो काम कर सकता है जैसे हम लोग ह्यूमन बीइंग करते हैं। बस वो सोचने के अलावा जितनी डेटा फीड की जाती है उस हिसाब से वो आपके सवालों के सारे जवाब दे सकता है, वो सारे काम कर भी सकता है। तो एक ह्यूमनाइट आप लोग बोल सकते हो कि एक मतलब कि दिमागी तौर जो है इंसान का होता है, और इंसान के द्वारा बनाया गया ये एक ऐसा मशीन है जो कि आपको ह्यूमन बीइंग के जैसा दिखेगा, लेकिन एक रोबोट होता है और वो सारे काम करता है जितना भी उसमें डेटा फीड किया गया है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेसिस पे और डेटा एनालिटिक्स, यानी कि देखा जाएगा हर एक इंसान के डेटा को यहाँ पे एनालाइज किया जाएगा कि आप कहाँ काम करते हो, कितना कमाते हो, कितना क्या करते हो। उस हिसाब से जो है आपको यहाँ पे एक सिलेक्शन किया जाएगा कि कौन कौन टैक्स पेयर की कैटेगरी में आ रहे हैं। फाइन। फेसलेस अपील में क्या होगा, फेसलेस अपील में जो है यहाँ पे अपील होगा जो कि रैंडमली अलॉट किया जाएगा किसी भी ऑफिसर को हमारे कंट्री में, और उस ऑफिसर को आइडेंटिफाई भी किया जाएगा। बाद में क्या है कि इस अपील को डिसाइड भी किया जाएगा कि ये अननोन रखना है कि नहीं रखना है। जैसे कि आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम होता है या फिर किसी भी तरीके का अगर आपका फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन हो रहा है, कोई भी तरीके की आपके साथ क्षति हुई है, तो आप क्या करते हो, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हो। फाइन। तो अपील करते हो, वो आपकी बातों को सुनते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे कि फेसलेस अपील करना है, यानी कि यहाँ पे अगर मान लीजिए कि कोई भी ए पर्सन है और वो टैक्स पेयर है, उनको टैक्स यहाँ पे फिल करना है, तो क्या होगा कि यहाँ पे जो टैक्स ऑफिसर है ना, वो यहाँ पे अपील करेंगे किसी भी ऑफिसर को हमारे कंट्री में, और उसके द्वारा इस ऑफिसर को यहाँ पे आइडेंटिफाई किया जाएगा और डिसाइड किया जाएगा कि ये जो अपील है ना, इसको अननोन रहना है या फिर नोन करना है। यानी कि जिस इंसान का भी नाम यहाँ पे निकल कर आया कि इस इंसान को यहाँ पे टैक्स भरने की ज़रूरत है, अपील किया जा रहा है कि ये इंसान एक ऐसा है, ए पर्सन की टैक्स ये फिल कर सकता है, टैक्स की कैटेगरी में आ रहा है लेकिन ये टैक्स फिल नहीं करता है, तो इसके लिए यहाँ पे कुछ एक्शन लिया जाएगा। थर्ड है कि टैक्स पेयर चार्टर है। तो ये है क्या, इसमें आप देखोगे कि यानी कि दोनों का, जो टैक्स पेयर है और जो टैक्स ऑफिसर है, इन दोनों की यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी और राइट्स को यहाँ पे रखा गया है कि एक सिटीजन्स ऑफ इंडिया होने के नाते अगर आप एक अच्छा खासा आपकी इनकम है, तो अगर आप टैक्स पेमेंट के कैटेगरी में आ रहे हो तो आपको टैक्स पे करना चाहिए। सेकंड है कि टैक्स ऑफिसर है, उनको भी यहाँ पे मॉनिटर करना चाहिए कि कितने हमारे इंडियन सिटीजन से कहाँ काम कर रहे हैं, किस तरीके का कर रहे हैं, उनके एनुअल इनकम कितनी है और वो किस कैटेगरी के टैक्स किस कैटेगरी के आ रहे हैं, तो उनको कितना टैक्स यहाँ पे जो रिटर्न यहाँ पे टैक्स फाइल करते हैं तो वो कितना कर सकते हैं। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और राइट्स जो रखा गया है वो टैक्स पेयर चार्टर में रखा गया है। ये वैसे ही है जैसे कि हमारे सिटीजन्स को एम्पावर किया जाएगा कि वो यहाँ पे जो आईटी डिपार्टमेंट के द्वारा जो सर्विस उनको दिया जा रहा है, एक टाइम बेसिस पे उनको सर्विस दिया जाएगा, उसको इंश्योर किया जाएगा कि बेटर सर्विस प्रोवाइड किया जाए, और यहाँ पर हमारे सिटीजन्स को एम्पावर किया गया जाए जिससे कि हमारे जो इंडिया के सिटीजन्स है वो यहाँ पर टैक्स को फिल करें।
तो यहाँ पे टोटल आपका 3 पॉइंट हो गया। एक तो हो गया फेसलेस असेसमेंट, यानी कि फेसलेस जो है अब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के बिना भी यहाँ पे असेस किया जाएगा। सेकंड है कि फेसलेस अपील भी किया जाएगा, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के बिना अपील भी हो सकेगा। और टैक्स पेयर चार्टर है, यानी कि पूरी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अलग अलग तरीके से रखा जाएगा। इसका एम क्या है? अब इस इतना न्यू रिफॉर्म लाने के पीछे एक फंडा क्या है? एक फंडा यही है कि जो टैक्स पेयर का प्रॉब्लम होता है ना, उस प्रॉब्लम को यहाँ पे रिजॉल्व करना, साथ ही इनको इंश्योर करना कि अब कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है, यानी कि सारे मैटर से रिलेटेड, चाहे वो स्क्रूटनी हो, नोटिस हो, सर्वे हो या असेसमेंट हो, तो अब यहाँ पे टैक्स पेयर और जो टैक्स ऑफिसर है उनके बीच में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं करना है। एक नया प्लेटफॉर्म है जिसमें कि आप देखोगे कि ये फेसलेस है। फेसलेस का एम यही है कि जो टैक्स पेयर का यहाँ पे कॉन्फिडेंस है उसको और ज़्यादा बढ़ाना है। साथ ही जो डर रहता है ना, एक मतलब कि टैक्सेशन प्रोसेस में जो एक फियर होता है, तो उस फियर को यहाँ पे हटाना है। साथ ही साथ इससे क्या होगा कि जो प्राइवेसी है और जो कॉन्फिडेंशियलिटी है इनकम टैक्स पेयर का, वो भी यहाँ पे मेंटेन हो पाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे जो कुछ करप्ट प्रैक्टिसेस किया जाता है, जैसे कि टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शंस जो इनकम टैक्स ऑफिसर्स का आता है, तो उसमें क्या करते हैं ना कि वो कुछ करप्ट प्रैक्टिसेस करते हैं, या तो किसी भी जो टैक्स पेयर है उनके जो पैसे होते हैं उनको वो गलत तरीके से इवेट कराने का भी कोशिश करते हैं, या फिर वो जो है ना जिस कैटेगरी में आते हैं उस कैटेगरी से डाउन वाली कैटेगरी में उनसे जो है टैक्स लिया जाता है। तो बहुत तरीके के करप्ट प्रैक्टिसेस जो होते हैं ना, भ्रष्टाचार आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें अब यहाँ पे हट पाएगी। साथ ही साथ यहाँ पे क्या होगा कि एक शिफ्ट होगा, यानी कि यहाँ पे रैशनलाइजेशन, सिंप्लीफिकेशन, ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी, साथ ही साथ यहाँ पे टैक्स इश्यूज जितने हैं उसको मैनेज करने में आसानी होगा, और एक ओवरऑल जो टैक्स पेयर फ्रेंडली यहाँ पे जो आपका इकोसिस्टम है वो यहाँ पे क्रिएट हो पाएगा। बात अगर हम लोग यहाँ पे फेसलेस असेसमेंट और टैक्स पेयर चार्टर की बात करें, तो ये सब हमारे यहाँ जो है ना 13 अगस्त 2020 से ही ये आ चुका है। और जो फेसलेस अपील की जो फैसिलिटी है, ये सिटीजन्स को यहाँ पे अवेलेबल होगा कब से? तो 25 सितंबर से। तो यानी कि ये तीनों जो यहाँ पे बातें रखी गई है, ये तीनों एक साथ इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। जो अपील करने की यहाँ पे प्रोसेस है, सिटीजन्स को जो यहाँ पे अपील करने का प्रोसेस है, वो 25 सितंबर के बाद से स्टार्ट होगा। साथ ही यहाँ पे फेसलेस असेसमेंट और जो टैक्स पेयर चार्टर है वो 13 अगस्त 2020 से ही स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स का, क्योंकि देखिए ये जो आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो, तो ये क्या होता है? ये डायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में आता है। टैक्स की अगर हम लोग बात करें तो दो तरीके का होता है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। अब इस दोनों में डिफरेंस क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स क्या होता है ना कि जो हमारे जैसे सिटीजन्स हैं, हम क्या करते हैं कि सरकार को डायरेक्ट टैक्स पे कर रहे हैं, बीच में कोई भी इंटरमीडिएट नहीं है, कोई भी लोग नहीं आ रहे। हम जितना कमाते हैं उतना हम डायरेक्ट जो है टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग जो है सरकार को उतने परसेंट का टैक्स हम लोग पे करते हैं। लेकिन इनका इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स आप लोग देखते हो कि जैसे कि मान लीजिए कि एक ब्रेड बन रहा है, तो ब्रेड जो यहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहा है, ब्रेड जो मैन्युफैक्चर हो रहा है, इसमें ब्रेड मैन्युफैक्चर करने वाले जो इंडस्ट्री है उनको यहाँ पे टैक्स पे करना है सरकार को। लेकिन वो क्या करते हैं कि इस टैक्स को पास ऑन कर देते हैं, यानी कि इंडस्ट्री वाले क्या करते हैं कि कस्टमर के ऊपर पास ऑन कर देते हैं। हम जब ब्रेड परचेज करते हैं तो उसमें जो है यहाँ पे आपका इनडायरेक्ट टैक्स भी लगा रहता है। पहले वैट वगैरह लगा रहता था, लेकिन अब क्या है, अब आपका जीएसटी आ चुका है। तो एक जीएसटी आपको देना होता है, कुछ भी आप परचेज करते हो तो उसमें कुछ परसेंट जो है 9% आपका जीएसटी वगैरह, 18% या 12% आपका जीएसटी रहता है। तो इसमें आप जीएसटी देते हो, और जीएसटी जो कस्टमर यहाँ पे जीएसटी पे करता है तो वो डायरेक्ट जो है यहाँ पे सरकार के पास जाता है। सेम वैसे ही जैसे कि आप रेस्टोरेंट वगैरह, होटल वगैरह में जाते हो, वहाँ पे कुछ भी खाते हो, तो क्या होता है कि यहाँ पे जो होटल होते हैं उनको जीएसटी देना होता है सरकार को, बट ये होटल वाले क्या करते हैं कि हमारे ऊपर ये थोप देते हैं। हमें ये सर्विस टैक्स के बेसिस पे भी एक सर्विस टैक्स भी होता है। तो आप लोग देखते हो कि जितना भी आपका बिल बना है खाने पीने का, उसके बाद आप जो है ना आप जीएसटी देते हो। जीएसटी जो देते हो बिल में, आप देखना एक होता है सेंट्रल जीएसटी, ठीक है, और दूसरा आपका होगा स्टेट जीएसटी। तो इस तरीके से आपका डिवीजन होगा। मान लीजिए कि 12% का अगर आपको जीएसटी देना है तो सेंट्रल जीएसटी आप 6% का दोगे और स्टेट जीएसटी आप 6% का दोगे। तो इस तरीके का डिवीजन करके यहाँ पे जीएसटी का फंडा रखा जाता है। तो वो होटल वाले क्या करते हैं कि हमारे द्वारा जो है जीएसटी पे कराते हैं, यानी कि हम जो है सरकार को वहाँ पे पैसे देते हैं, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स वो हो गया, डायरेक्ट टैक्स नहीं हो गया, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि किसी के माध्यम के थ्रू जो है सरकार के पास वो टैक्स जा रहा है। तो ये बातें हो गई। लेकिन अगर हम लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो ये क्या होता है, ये हमारे डायरेक्ट टैक्स के अधीन आता है। तो डायरेक्ट टैक्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे तो हम लोग समझ गए
कि ये जो है ना, एक सिंपल वर्ड में अगर आप समझोगे तो यही है कि डायरेक्ट आप पे कर रहे हो। साथ ही इसको प्रोग्रेसिव टैक्स भी कहते हैं। दो तरीके का टैक्स का नेचर होता है, एक होता है रिग्रेसिव और एक होता है प्रोग्रेसिव। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है? प्रोग्रेसिव की अगर हम लोग बात करें टैक्स का नेचर में, अगर आप देखोगे तो प्रोग्रेसिव है और एक रिग्रेसिव है। प्रोग्रेसिव क्या होता है कि जिस हिसाब का आपका इनकम है ना, उस हिसाब को आपको टैक्स देना है। मान लीजिए कि आपका इनकम जो है एक साल में जो है आपका मान लीजिए कि 12 लाख है, ठीक है, 1 लाख पर मंथ। तो 12 लाख अगर है तो आपको उसी हिसाब से देना है। मान लीजिए कि 5% आपको टैक्स देनी है। अगर आपका एनुअल इनकम बढ़ गया, मान लीजिए कि 24 लाख है, 2 लाख पर मंथ, तो इसमें क्या होगा कि आपको 10% टैक्स देना होगा। यानी कि जिस हिसाब का आपका इनकम होगा, जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ते जाएगा उस हिसाब से आपका टैक्स स्लैब भी बढ़ते जाएगा, आपका परसेंटेज ऑफ टैक्स जो सरकार को देना है वो बढ़ते जाएगा। बट व्हाट अबाउट ये रिग्रेसिव टैक्स? रिग्रेसिव टैक्स में क्या होता है कि ये आपका सेम होता है। चाहे यहाँ पे मान लीजिए कि एक कोई पेन है, राइटोमीटर पेन है, लंबे रेस का घोड़ा हमेशा चलते रहता है। तो ये राइटोमीटर पेन अगर ये अंबानी भी खरीद रहा है तो ये भी उतना ही पे करेगा, 20 रुपया ही देगा। अगर ये आपका रिक्शा वाला भी कोई खरीद रहा है तो ये 20 रुपया पे करेगा। यानी कि कोई भी पे करे, उनके पॉकेट से जो है ना सेम अमाउंट ऑफ मनी जा रहा है और ये सरकार के पास जा रहा है, तो इसको रिग्रेसिव कहते हैं। यानी कि यहाँ पे आपका अमीर और गरीब को नहीं देखा जाता है। प्रोग्रेसिव टैक्स में आप देखोगे कि यहाँ पे आपका अमीर और गरीब को कैटेगराइज कर दिया गया है। अगर किसी की इनकम कम है तो वो यहाँ पे सरकार को कम टैक्स देते हैं, किसी की इनकम ज़्यादा है तो वो सरकार को ज़्यादा टैक्स देते हैं। फाइन, तो ये आपका प्रोग्रेसिव टैक्स हो गया। यानी कि डायरेक्ट टैक्स किस तरीके का है तो प्रोग्रेसिव टैक्स का है। यहाँ पे बहुत तरीके का आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले इनकम टैक्स जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। सेकंड है कि कॉर्पोरेट टैक्स, जो कि यहाँ पे प्राइवेट कंपनीज अपना जो टैक्स फिलअप करते हैं। डीडीटी टैक्स है, यानी कि इसको हम लोग डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स कहते हैं। एक हो गया सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, और फिर है फ्रिंज बेनिफिट टैक्स, और नेक्स्ट है यहाँ पे वेल्थ टैक्स। तो ये सारे तो कुछ डायरेक्ट टैक्स हो गए। लेकिन अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इस बार जो डायरेक्ट टैक्स को रिफॉर्म किया जा रहा है, इसकी ज़रूरत क्यों है। इससे पहले अगर आपको याद आ रहा होगा तो 2-3 महीने पहले हम लोग ने डायरेक्ट टैक्स कोड देखा था, डीटीसी जिसको कह रहे थे। तो डायरेक्ट टैक्स से कोड लाया गया था, यानी कि कोड यहाँ पे ऐसा लाया गया था जिससे कि हम लोग जो डायरेक्ट टैक्स की यहाँ पे जो भी प्रोसीजर है उसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने के लिए। सो ये एक नेक्स्ट लेवल का और यहाँ पे रिफॉर्म करने की बात की जा रही है। तो क्यों ऐसा किया जा रहा है ये समझिए। सबसे पहला है कि रैशनलाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन करने के लिए। इनकम टैक्स जो स्ट्रक्चर है जो कि हमारे डायरेक्ट टैक्स में आता है, तो ये जो रेट स्ट्रक्चर है ये आपका जो लास्ट 20 ईयर से जैसे चलते आ रहा था, जो 20 साल पहले जैसा फिक्स हुआ था और जो चलते आ रहा है, वो आज के डेट में भी हम लोग उसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। 20 साल में कितनी सारी चीज़ें चेंज हो गई है, तो इसलिए इसको भी चेंज करना ज़रूरी है। तो इसलिए इस बार बात की जा रही है कि यहाँ पे रैशनलाइजेशन करना है और सिंप्लीफिकेशन करना है। साथ ही यहाँ पे जो कॉर्पोरेट टैक्स रेट जो स्ट्रक्चर है उसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करना है, और जो एग्जेम्पशंस है यानी कि कुछ छूट भी दी जाती है तो उसको ख़त्म करना है, फेज़ आउट करना है। एग्जेम्पशंस जो है वो इक्विटेबल वर्टिकली नहीं है, और यहाँ पे काफ़ी रेवेन्यू का लॉस भी होता है क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ एग्जेम्पशंस यहाँ पे देखने को मिलता है। तो कुछ कुछ छूट देखने को मिलता है, छूट दिया जाता है। तो ये सारे छूट जो है अब यहाँ पे हटाने की बात की जा रही है, वो भी कॉर्पोरेट टैक्स रेट स्ट्रक्चर में। और जो टैक्स बेस है उसको और ज़्यादा बढ़ाने की बात की जा रही है। इससे क्या होगा कि जो यहाँ पे सरकार के पास जो रेवेन्यू लॉस हो रहा है ना, इसकी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं शॉर्ट आउट हो पाएगी। साथ ही जो टैक्स लिटिगेशन है वो भी रिड्यूस हो पाएगा, क्योंकि टैक्स ऑफिशियल की अगर आप लोग टेंडेंसी देखोगे तो वो यहाँ पे जो एक्शन लेने के लिए जो इनिशिएट करते हैं बिना किसी नेसेसरी जस्टिफिकेशन के या फिर असेसमेंट किए हुए, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ों से प्रॉब्लम और ज़्यादा निकल कर आती है। अगर किसी भी तरीके का प्रॉब्लम है, किसी भी तरीके का टैक्स से रिलेटेड अगर कोई भी यहाँ पर टैक्स ऑफिशियल के पास अगर कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो पहले यहाँ पे नेसेसरी जस्टिफिकेशन करे। उनके पास एक प्रॉपर यहाँ पे असेसमेंट होना चाहिए कि किस तरीके की प्रॉब्लम है और कैसा प्रॉब्लम है, कब से प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीज़ें व्हेन व्हाई व्हाट लगाकर जो है यहाँ पे आपका ये लिटिगेशन जो होता है, यानी कि यहाँ पे अल्टरनेटिव तरीका लेकर आना चाहिए जिससे कि ये जो डिस्प्यूट अगर हो रहा है उसको रिजॉल्व कर सके। तो ये बेटर तरीके से डिस्प्यूट जो निकल कर आता है उसको भी यहाँ पे रिजॉल्व करने की बात की जा रही है। साथ ही यहाँ पे टेक्नोलॉजी इन्फ्यूजन्स की भी ज़रूरत है। आज की डेट में आप लोग देख रहे हो कि हम लोग डिजिटाइजेशन ये सारी बातें करते हैं, ऑनलाइन कैशलेस लेस कैश इकॉनमी की बात करते हैं। तो यहीं पर अब यहाँ पर फेसलेस असेसमेंट किया जाएगा, यानी कि अब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की ज़रूरत नहीं है। जो टैक्स पेयर है और जो टैक्स यहाँ पे टैक्स पेयर और जो टैक्स ऑफिशियल है उनके बीच में डायरेक्ट
डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके का यहाँ पे हम लोग को टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का ज़्यादा ज़रूरत है। साथ ही बेटर सिंक्रोनाइज कर पाएंगे जो ग्लोबल इकॉनमी में चल रहा है, जिस तरीके से ग्लोबल इकॉनमी में इनकम टैक्स स्ट्रक्चर है उसके साथ हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। तो हमारे यहाँ जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने में ज़्यादा फ्रेंडली फील कर पाएंगे। और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है जो कि यहाँ पे फॉरेनर फेस करते हैं, इवन हमारी डोमेस्टिक कंपनीज भी फेस करती है, तो वो सारी चीज़ों को ओवरकम किया जाएगा हमारे यहाँ। तो इसलिए यहाँ पे बहुत सारे आप लोग देख सकते हो कि हर एक फील्ड की एक अलग प्रॉब्लम थी, और तो उन सारे प्रॉब्लम को यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के लिए, रिमूव करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे इस तरीके का रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार के द्वारा कुछ नहीं किया जा रहा है, सरकार भी यहाँ पे बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं जिसके थ्रू यहाँ पे जो डायरेक्ट टैक्स इकोसिस्टम है उसको और ज़्यादा इम्प्रूव कर सके। सबसे पहले जो पर्सनल इनकम टैक्स है, हमारे यहाँ एक कानून है जो कि लाया गया है अभी 2020 में, ये है फाइनेंस एक्ट 2020, जिसमें एक ऑप्शन रखा गया है इंडिविजुअल को और कोऑपरेटिव को कि वो यहाँ पे इनकम टैक्स को जो है कंसेशनल रेट में, यानी कि कम से कम रेट में वो यहाँ पे कर सकते हैं। अगर उनको यहाँ पे स्पेसिफिक एग्जेम्पशंस और इंसेंटिव्स के में अगर वो अवेल नहीं कर पा रहे, यानी कि जो कुछ छूट होता है, जैसे इनकम टैक्स अगर आप लोग रिटर्न फाइल करते हो तो उसमें भी कुछ छूट दिया जाता है 80C या 80D के तहत। तो अगर आप लोग ये सारे छूट को अवेल नहीं कर पा रहे हो तो एक कंसेशनल रेट में, यानी कि कम से कम यहाँ पे रेट होता है जिसके तहत यहाँ पे आप लोग पे कर सकते हो, अपना इनकम टैक्स दे सकते हो। तो ये एक नई बात आई है। साथ ही यहाँ पे जो DDT है, यानी कि जो यहाँ पे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है, अब इसको ख़त्म कर दिया गया है। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स क्या होता है कि जैसे हमारी कोई इंडियन कंपनी है, वो जितना प्रॉफिट कमा रही है तो वो अपने इन्वेस्टर्स को उतना जो है उस प्रॉफिट में से वो कुछ परसेंटेज देते हैं, डिविडेंड देते हैं। तो वो जो डिविडेंड देते हैं उनमें से टैक्स जो है सरकार को उसी पे सरकार जो है टैक्स लगाती है। तो ये होता है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। लेकिन अभी यहाँ पे बात किया गया था कि इसको हटा देना है, यानी कि ये कब से हटेगा, तो यानी कि आपका 1 अप्रैल 2020 से इसको हटा दिया गया। अब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नहीं लगाया जाएगा। साथ ही थर्ड है यहाँ पे विवाद से विश्वास, यानी कि जो डिस्प्यूट है, बहुत सारे ऐसे आप देखते हो कि टैक्स एविडेंस की केसेस निकल कर आती है, बहुत सारे ऐसे हैं जो कि टैक्स फाइल ही नहीं करना चाहते, रिटर्न जो है वो फाइल ही नहीं करना चाहते। तो यहाँ पे क्या है कि इस सरकार के द्वारा विवाद से विश्वास का एक लाया गया, यानी कि रेजोल्यूशन, जितना भी टैक्स डिस्प्यूट आज के डेट में पेंडिंग है उसको जल्द से जल्द रिजॉल्व करना है। साथ ही फेसलेस ई असेसमेंट स्कीम लाया गया था। इसमें क्या है कि असेसमेंट करना है, यानी कि जो इंटरफेस है असेसिंग ऑफिसर और जो एसएससीज के बीच में जिसका एक्सेस किया जा रहा है, तो उनको यहाँ पे इंटरफेस जो है यहाँ पे एलिमिनेट करना है और बेटर तरीके से जो रिसोर्सेस हो उसको यूज़ करना है। साथ ही यहाँ पे डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर भी यहाँ पे दिया गया है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो काम होता है उस काम को और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट करने के लिए, इफिशिएंट करने के लिए यहाँ पे क्या है कि डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर लाया गया है। हर एक कम्युनिकेशंस को जो कि इस डिपार्टमेंट के हैं उनको मैंडेटरी किया गया है कि उनके पास एक कंप्यूटर जनरेटेड एक यूनिक, यानी कि हर एक का, यानी कि जितने भी यहाँ पे काम करते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, तो हर का जो अपना अपना एक कंप्यूटर है तो उसमें उनका अपना एक यूनिक जनरेट होगा, ये आपका डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर। साथ ही यहाँ पे जो कंप्लायंस नॉर्म्स है स्टार्टअप्स के लिए, जो नए नए कंपनी निकल कर आते हैं, जो नए नए अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप जो यहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो उनके लिए कुछ अलग तरीके का सिंप्लीफिकेशन लाया गया है। हैजल फ्री उनके लिए टैक्स इन्वायरमेंट रखा गया है जिससे कि वो बेटर तरीके से अपनी जो बिजनेस है उसको और ज़्यादा बढ़ा सके। साथ ही यहाँ पे जो असेसमेंट प्रोसेस है उसको भी सिंप्लीफाई किया गया। एंजल टैक्स यहाँ पे फिलअप करना होता था तो एंजल टैक्स से यहाँ पे उनको छूट दिया गया। तो ये सारी यहाँ पे जो है स्टार्टअप्स के लिए स्टेप्स लाया गया। साथ ही जो मॉनेटरी लिमिट है वो यहाँ पे आपका बढ़ाया गया है, जिसके लिए आप अपील फाइल कर सकते हो। यानी कि जो टैक्स पेयर की जो ग्रीवियंस होती है, लिटिगेशन मॉनेटरी थ्रेशोल्ड जो है वो यहाँ पे 20 लाख से बढ़ाकर 50 लाख कर दिया गया है। यानी कि अगर आप लोग इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में जा रहे हो, आपको लेकर टैक्स जो आप लोग ने रिटर्न फाइल किया है उससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी तरीके की प्रॉब्लम है तो आप इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाते हो। तो उसमें जाने के लिए आपका जो मिनिमम यहाँ पे मनी का जो थ्रेशोल्ड होता है वो पहले 20 लाख होता था, लेकिन अब क्या है कि अब ये 50 लाख का भी होगा तो भी आप जा सकते हो। और पहले 50 लाख था, तो 50 लाख से 1 करोड़ का जो है वो आप लोग हाई कोर्ट में फाइल कर सकते हो, अपील कर सकते हो। साथ ही 1 करोड़ से अगर 2 करोड़ का है तो आप सुप्रीम कोर्ट में भी जाकर अपील कर सकते हो। तो इस तरीके का भी यहाँ पे फंडा आपका लाया गया है। तो बहुत सारी यहाँ पे सरकार के द्वारा स्टेप्स लाया गया है जिससे कि हमारे यहाँ का जो इनकम टैक्स का जो यहाँ पे इन्वायरमेंट है, जो लोगों के दिमाग में है कि नहीं इनकम टैक्स तो फाइल करना ही नहीं है, और साथ ही जो टैक्स इवेजन्स के लिए जो जितना दिमाग लगाते हैं, तो इससे बेटर है कि आप जो भी कमाते
चाहते हो थोड़ा परसेंटेज आप सरकार को ही दे दो, क्योंकि सरकार जो काम करती है वो हमारे कंट्री के डेवलपमेंट के लिए ही करते हैं। सरकार के पास पैसा रहेगा तो सरकार जो इतने स्कीम लेकर आते हैं तो उसके बेसिस पे वो इतना स्कीम में जो है खर्चा कर पाएंगे। सरकार के पास रेवेन्यू ही नहीं जनरेट होगा तो फिर वो हमारे जनता को जो है वो ध्यान ही नहीं दे पाएंगे। तो ये भी बात होता है, ठीक है। अब इंडिया का टैक्स पेनिट्रेशन अगर हम लोग स्टेटस देखें कि कैसा है, 57.8 मिलियन इंडिविजुअल ऐसे हैं जो कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। इट मीन्स कि टोटल पॉपुलेशन का कितना हो गया, तो ओनली 5%। इट मीन्स कि सिर्फ ओनली 15 मिलियन ऐसे हमारे यहाँ के पीपल्स हैं जो कि एक्चुअली जो है सरकार को टैक्स पे करते हैं। तो आप लोग देख सकते हो कि टोटल पॉपुलेशन का ओनली 5% ऐसे लोग हैं जो कि टैक्स फाइल करते हैं, विच इज़ वेरी 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 लो, है कि नहीं। इंडिया का अगर टैक्स टू जीडीपी रेशियो आप देखोगे तो फाइनेंशियल ईयर जो यहाँ पे 20 था 2020, इसमें 17% दिखाया जा रहा है। डायरेक्ट टैक्स यहाँ पे 6% है, इनडायरेक्ट टैक्स यहाँ पे 11% है, जो कि आज की भी डेट में बहुत ज़्यादा कम है। और ये जो रेशियो है सेंट्रल टैक्स टू जीडीपी का, ये भी आप 10 साल में देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा नीचे आ चुका है, यानी कि 9.88% तक आ चुका है। वही अगर हम लोग डिटेल में बात कर लेते हैं कि टैक्स टू जीडीपी रेशियो होता क्या है, यानी कि टोटल टैक्स कितना सरकार के पास है और जीडीपी, ठीक है। यानी कि जीडीपी क्या होता है कि टोटल आपका प्रोडक्शन एक साल के अंदर, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर किसी कंट्री के टेरिटरी में टोटल प्रोडक्शन कितना होता है उसको जीडीपी कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन होता है, यानी कि गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू कितना है उसको हम लोग परसेंटेज में देखते हैं जीडीपी से यहाँ पे डिवाइड करके। साथ ही इस रेशियो से क्या मिलता है, इस रेशियो से ये पता चलता है कि गवर्नमेंट कितना फाइनेंस कर सकती है, कितना खर्च कर सकती है, यानी कि गवर्नमेंट के पास जो टैक्स कलेक्शन होता है उससे गवर्नमेंट कितना खर्च कर सकती है, ये हमें पता चलता है टैक्स टू जीडीपी रेशियो से। और इसको हम लोग टैक्स कंप्लायंस का इंडिकेटर भी कहते हैं। जितना ज़्यादा सरकार के पास टैक्स टू जीडीपी रेशियो होगा, इसका मतलब है कि हमारे जो इकोनॉमी टैक्स बायंसी है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। यानी कि जितना ज़्यादा आप टैक्स फील करोगे, यानी कि जितना टोटल प्रोडक्शन हो रहा है हमारे कंट्री में, उस हिसाब से जितना ज़्यादा टैक्स फाइल किया जाएगा, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया जाएगा, उतना ज़्यादा से ज़्यादा सरकार के पास जो है पैसे आएंगे। जितना ज़्यादा सरकार के पास रेवेन्यू आएगा उतना ज़्यादा जो है सरकार वापस इकॉनमी में खर्च करेंगे, वापस जो है सारे लोगों को जिस तरीके से इतना योजना में सहायता दिया जाता है, डीबीटी के थ्रू जो है ट्रांसफ़र की जाती है कुछ मनी, तो ये सारा काम जो है ना सरकार के द्वारा किया जाएगा अगर हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशियो बढ़ेगा तो, ठीक है। तो ये बातें बताई जा रही है, बट फिलहाल इंडिया के पर्सपेक्टिव में आपको पता होना चाहिए, हर एक तरीके का आपके पास डेटा होना चाहिए जिससे कि आप बेटर आंसर राइटिंग कर सको, और इसी तरीके से जो है आपका प्रीलिम्स का बेस स्टेटमेंट यहीं से निकल कर आता है। फाइन, तो ये पूरी बात रही है हमारा यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स को लेकर, तो काफ़ी अच्छी आर्टिकल थी। अब चलते हैं नेक्स्ट एक इंडेक्स के बारे में देख लेते हैं, विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है आगे देखेंगे। इंडेक्स का नाम है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि नीति आयोग के द्वारा यहाँ पे ये इंडेक्स लाया गया है। पहले क्या था कि नीति आयोग जो है कुछ स्पेसिफिक रीजन में ही ध्यान देते थे, जैसे वाटर से रिलेटेड जो इंडेक्स था, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, तो उसी एरिया में ये घूमते रहता था। बट बिकॉज क्योंकि नीति आयोग हमारे कंट्री का थिंक टैंक है, ये सोचती है, एडवाइजरी बॉडी है, तो ये क्या कर रहे हैं ना कि आज की डेट में आप देखोगे कि दायरा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है नीति आयोग का। नीति आयोग इलेक्ट्रिसिटी में भी आपको देखने को मिलेगा, नीति आयोग एग्रीकल्चर सेक्टर में भी, नीति आयोग आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट सेक्टर में भी, कहाँ नहीं है नीति आयोग। तो नीति आयोग के द्वारा जो इंडेक्स प्रिपेयर किया जा रहा है वो भी आज की डेट में मास नंबर पे है। और एक एग्ज़ाम का, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स अगर आप लोग दे रहे हो तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है नीति आयोग का रोल। तो इसलिए नीति आयोग से रिलेटेड जो भी आपका इंडेक्स आता है, जो भी डेटा आता है, कुछ भी अगर बात यहाँ पे एडवाइस किया जाता है तो उन सबको आप लोग जो है एक जगह नोट डाउन करते जाओ, ठीक है। यहाँ पे नीति आयोग के साथ साथ है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस, इनके द्वारा एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स रिपोर्ट 2020 को यहाँ पे रिलीज़ किया गया है। अब इस रिपोर्ट में क्या बताया जा रहा है ये देख लेते हैं। ये एक डेटा ड्रिवन एफर्ट है जिसमें कि हम लोग देखेंगे कि कोर एरिया क्या क्या है जिसमें कि हम लोग एक्सपोर्ट को प्रमोशन कर सकते हैं। प्राइमरी गोल क्या होता है इस इंडेक्स का, प्राइमरी गोल यही है कि सारे स्टेट में देखना कंपटीशन को, सारे स्टेट में 28 स्टेट है हमारे कंट्री में, तो सारे स्टेट को ये देखना कि वो कितना फेवरेबल है, यानी कि जो हमारे यहाँ एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसीज़ लाया गया है तो उसमें क्या सारे स्टेट सही तरीके से भाग ले रहे हैं, सारे स्टेट को क्या सही तरीके से वहाँ पे एक्सपोर्ट करने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, कंप्लायंस तो कर पा रहे हैं सारे पॉलिसी से जो भी यहाँ पे एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी है। सेकंड है कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को यहाँ पे ईज़ करना है, यानी कि जो रेगुलेट किया जाता है चीज़ों को, यानी कि यहाँ पे जो आपका हर एक स्टेट में जो एक्सपोर्ट हो रहा है उसको बेटर तरीके से रेगुलेट करना, एक अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना वो भी एक्सपोर्ट करने के लिए। तो ये सारी बातें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आइडेंटिफाई करना एक अच्छा खासा रिकमेंडेशन कि कैसे जो है यहाँ पे एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस जो स्टेट में है उसको और कैसे बढ़ा सके। ये एक तरीके का अटेम्प्ट है, यानी कि ये जो आपका इंडेक्स लाया गया है 2020, ये एक अटेम्प्ट है जिसमें कि एक
कंटिन्यू यहाँ पे आपका असेसमेंट किया जाएगा कि हमारे कंट्री में एक्सपोर्ट कैसे होता है, इंडियन स्टेट में और यूनियन टेरिटरीज़ में किस तरीके का एक्सपोर्ट है, उनका क्या डेटा है, ये सारी चीज़ें एक तरीके का आपका इनिशियल डेटा आपको प्रोवाइड करेगा। साथ ही इसमें क्या है ना कि हर एक स्टेट और यूनियन टेरिटरी को उनके जो वो एक्सपोर्ट करेंगे उनके बेसिस पे उनको रैंक भी किया जाएगा। साथ ही एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस और जो परफॉर्मेंस है इंडियन स्टेट का उसको एग्जामिन किया जाएगा। क्या क्या चैलेंज है, अगर किसी स्टेट में कम एक्सपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट उतना ज़्यादा बेटर नहीं है, तो क्या चैलेंजेस है, क्या इशू है और क्या अच्छा अपॉर्चुनिटी है, ये सारी चीज़ों को लिस्ट डाउन किया जाएगा। और गवर्नमेंट की पॉलिसी कितनी इफेक्टिवनेस है और अगर नहीं है तो उसको इन्हांस किया जाएगा। तो ये सारा काम हम लोग कर सकते हैं इस तरीके का एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स के थ्रू। साथ ही अगर हम लोग देखें तो इस इंडेक्स में आपका 4 पिलर है, 11 सब पिलर है। तो ये देख लेते हैं 4 पिलर क्या क्या है। सबसे पहला है पॉलिसी, दूसरा है बिजनेस इकोसिस्टम, थर्ड यहाँ पे एक्सपोर्ट इकोसिस्टम एंड फोर्थ है एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। तो ये 4 पिलर है। 4 पिलर में आप परसेंटेज देखो कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज यहाँ पे बिजनेस इकोसिस्टम को दिया जा रहा है विच इज़ 40% एंड देन रेस्ट ऑफ द 3 आर इन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, 20% पॉलिसी, 20% एक्सपोर्ट इकोसिस्टम एंड 20% इज इन एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। तो इसमें भी आपका ये 4 पिलर है। 11 सब पिलर अगर देखें तो पॉलिसी में क्या देखने को मिल रहा है, पॉलिसी में सबसे पहले तो पॉलिसी बनाया जाएगा कि हमारे कंट्री में जो एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए पॉलिसी है उसमें क्या क्या गाइडलाइंस है। सेकंड है कि इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क किया जाएगा। अगर बिज़नेस इकोसिस्टम की बात करें तो एक बिज़नेस इन्वायरमेंट होना चाहिए हमारे कंट्री में, ऐसा इन्वायरमेंट हो जिसमें कि हर एक इन्वेस्टर्स जो है सही तरीके से बिज़नेस कर सके, इंफ्रास्ट्रक्चर हो बेटर तरीके का, साथ ही ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी हो एंड एक्सेस टू फाइनेंस हो। जो यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं चाहे वो हमारे डोमेस्टिक कंट्रीज़ हो, डोमेस्टिक कंपनी हो या फिर फॉरेन कंपनी हो, वो यहाँ पे बेटर तरीके से उनको फाइनेंस मिल सके, फंड मिल सके। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट इकोसिस्टम कैसा हो, तो एक्सपोर्ट इकोसिस्टम के लिए एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर होने की ज़रूरत है, ट्रेड हमारा सरप्लस हो और रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर फोकस करना है। साथ ही अगर एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस में क्या क्या देखने को मिलेगा कि कौन सी स्टेट में परफॉर्मेंस बेटर हो रहा है, यानी कि ग्रोथ हम लोग यहाँ पे मेज़र कर पाएंगे और कितना एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन है ये यहाँ से पता चल पाएगा। ठीक है, तो ये इस इंडेक्स में कैसे यहाँ पे डिवीजन किया गया है ये देख लिया आप लोग। अब देखते कि इस बार की रिपोर्ट से हमें क्या पता चला है। ऑन एंड होल यहाँ पे बताया जा रहा है कि इंडिया में यहाँ पे 39 ऑन एंड एवरेज यहाँ पे स्कोर किया गया, यानी कि पॉलिसी और जो बिजनेस इकोसिस्टम है इन दोनों में बहुत ही ज़्यादा हाईएस्ट पिलर आपको देखने को मिलेगा। साथ ही लिस्ट स्कोरिंग पिलर कौन सा है, तो एक्सपोर्ट इकोसिस्टम है। मोस्ट ऑफ द जो कोस्टल स्टेट है वो बेस्ट परफॉर्म करते हैं, ऑब्वियस है क्योंकि वहाँ पे आप लोग देखते हो कि कोस्टल स्टेट, ये वेस्टर्न घाट है, ये ईस्टर्न घाट है, तो ये ईस्टर्न कोस्ट है, ये वेस्टर्न कोस्ट है। इसमें क्या है कि कोस्टल स्टेट में आपको देखने को मिलेगा कि एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी होता है, तो ये सारे जो है ना एक्सपोर्ट करने में बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे आपको पोर्ट वगैरह भी देखने को मिलता है। तो ये सारी रीजन्स है जिसकी वजह से कोस्टल स्टेट जो है वो बेटर परफॉर्म करते हैं। कोस्टल हो गया, लैंडलॉक्ड हो गया, हिमालय है, यूनियन टेरिटरीज है, ये सारे एक कैटेगरी है जिसमें कि हम लोग स्टेट को डिवाइड किए हैं। टॉप 3 अगर स्टेट देखें ओवरऑल रैंकिंग में तो सबसे पहले गुजरात है जिसमें कि सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है, देन यहाँ पे महाराष्ट्र है एंड देन तमिलनाडु। टॉप 3 अगर लैंड लॉक्ड स्टेट देखें, लैंड लॉक स्टेट कहने का मतलब है कि एक ऐसा स्टेट जिसमें कि चारों ओर से वो दूसरे ऐसे स्टेट से घिरा हुआ है जो कि आपका ओशन से नहीं टच होता है। ठीक है, यानी कि चारों ओर आप देखो कि कोई भी स्टेट है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे ले लो छत्तीसगढ़ ही ले लो, छत्तीसगढ़ में आप देखो कि चारों ओर से ऐसे स्टेट से घिरा हुआ है, कहीं से भी ये ओशन से नहीं घिरा हुआ है, यानी कि इसकी जो टेरिटरी है वो कहीं भी ओशन में ओपन नहीं हो रहा है, चारों ओर से लैंड से घिरा हुआ है। तो लैंड लॉक स्टेट में अगर आप देखोगे तो राजस्थान, तेलंगाना एंड हरियाणा है। टॉप 3 हिमालय स्टेट, जो नॉर्थ की हिमालय स्टेट है उसमें उत्तराखंड, त्रिपुरा एंड हिमाचल प्रदेश। टॉप 3 अगर यूनियन टेरिटरी की बात करें तो इट इज़ दिल्ली, गोवा एंड चंडीगढ़। ठीक है, अब इंडिया का ट्रेंड देखते हैं कि हमारे ग्लोबल मार्केट में इंडिया का ट्रेंड क्या है। इंडिया का अगर हम लोग मार्केटाइज एक्सपोर्ट देखें, टोटल एक्सपोर्ट आप देखोगे तो 2016-17 में कितना था, तो 275 बिलियन यूएसडी डॉलर का था। यही अगर हम लोग 2018-19 में देखें तो ये इंक्रीज़ हो गया है, ये 331 बिलियन डॉलर तक का हो चुका है। इंडिया का शेयर अगर आप ग्लोबल ट्रेंड में देखोगे तो ये 2% से भी कम है, यानी कि 2018 में 1.7% था, बट अब भी जो है ये 2% से भी कम है हमारा ग्लोबल ट्रेड। आज के डेट में अगर देखें तो 70% जो इंडिया का एक्सपोर्ट है ये 5 स्टेट से ही है, यानी कि 5 स्टेट यहाँ पे डोमिनेट करता है, और ये है महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु एंड तेलंगाना।
कुछ की मेजर्स देखें अगर गवर्नमेंट के द्वारा जो 2016 के बाद ये अडॉप्ट किया गया है कि एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ाना है। तो एक मिड टर्म रिव्यू आप देखोगे कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का है 2015 से 20 तक का ये कंडक्ट किया गया था, जिसमें कि ये देखा गया था कि यहाँ पे एक्सपोर्ट लेवल को इंक्रीज़ करने के लिए। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 1970 से लेके 2018 तक तो हमारा यहाँ पे जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ा है 2008 के बाद से। उसके बाद ये शार्प डाउन हुआ है और उसके बाद फिर 2010 में ये बढ़ा है और 2014 में आपको इसके अराउंड जो देखने को मिलेगा ये थोड़ा सा डाउन हो रहा था। 2013-14 में ये आपका अप हुआ है। तो इस तरीके से ग्राफ याद रखिएगा। आज के डेट में जो है 2016 में ये डाउन हुआ है, लेकिन 2016 के बाद कुछ ऐसे मेजर्स लिए गए जिससे कि हमारा यहाँ पे एक्सपोर्ट जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म यहाँ पे एक्सपोर्ट का मेजर्स लिया गया जिससे कि हमारे यहाँ पे जो है यहाँ पे एक्सपोर्ट बढ़े हैं। कुछ अगर सेक्टर स्पेसिफिक पॉलिसीज़ देखें जैसे कि एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसीज़ है, जो कि हम लोग नेक्स्ट अभी इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो ये भी काफ़ी अच्छा खासा कंट्रीब्यूट हुआ है यहाँ पे इसका भी। ट्रांसपोर्ट और मार्केटिंग असिस्टेंस स्कीम देखें तो ये भी इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें कि कुछ स्पेसिफाइड जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उसको भी एक्सपोर्ट करने के लिए है। कुछ मिस्ड अपॉर्चुनिटी है, ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो कि हमारे द्वारा मिस्ड कर दिया गया है। ग्लोबल ट्रेड अगर हम लोग 2014 से 16 के बीच में देखें तो ये कहीं ना कहीं वीक हुआ है, ठीक है। और इससे क्या है कि बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ है जो एक्सपोर्टिंग कैपेसिटी है वो कहीं ना कहीं कुछ टॉप कंट्रीब्यूटिंग नेशंस का, जैसे कि चाइना भी है, इसमें भी आप देखोगे कि इनकी जो एक्सपोर्ट है, क्योंकि चाइना को एक्सपोर्ट हब कहा जाता है, तो उनकी भी यहाँ पे एक्सपोर्ट जो है कहीं ना कहीं अफेक्ट हुआ है। साथ ही साथ ये एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी था दूसरे नेशंस के लिए कि वो यहाँ पे टेक ओवर कर सकते हैं। तो एक अपॉर्चुनिटी भी था हमारे पास 2016 तक के बीच में, 14 से 16 के बीच में, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी हमने मिस कर दिया। चाइना की पुअर परफॉर्मेंस जो है वो ऐसा हो सकता है कि जैसे कि आप देखते हो कि कभी कभी जो ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं क्लास में, उनकी तबीयत ख़राब हो गई या घर में कुछ प्रॉब्लम आ गया तो वो उस समय नहीं पढ़ पाते, तो उस समय दूसरे स्टूडेंट के लिए वो चांसेस होता है कि वो अच्छे से पढ़ के जो है वो अपना मार्क्स गेन करके उनकी पोजीशन कैच कर सकते हैं। तो यही चीज़ इंडिया के पास भी था, लेकिन हमने एक अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया। चाइना आप देखोगे कि रैपिडली मूव्ड अप हो रहा है, जो ग्लोबल वैल्यू चेन है। कहने का मतलब है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड में कैसे आप अपने ट्रेड को और ज़्यादा बढ़ाते हो और कनेक्टिविटी को और ज़्यादा बढ़ा पाते हो, एक दूसरे के कंट्री के साथ कनेक्ट कर पाते हो। तो चाइना इसमें बहुत तेज़ी से बढ़ा है। बांग्लादेश और वियतनाम की बात करें तो वो भी अपने आप को बहुत सही तरीके से मैनेज करते हुए जो ये आपका GVC है यानी कि ग्लोबल वैल्यू चेन है उसको इंटीग्रेट किया है, मैनेज किया है। और इंडिया के द्वारा देखें तो ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया गया, क्योंकि ये चीपर जो लेबर सप्लाई है हमारे यहाँ, आपको पता है कि लेबर सप्लाई सबसे ज़्यादा सस्ते दामों पर मिलती है और सबसे चीप लेबर हमारे यहाँ है। लेकिन हमारे यहाँ इतने चीप लेबर होने के बावजूद भी हम लोग इस तरीके का जो है एक्सपोर्ट हब नहीं हो पा रहे। कुछ कोर सेक्टर्स को हम लोग यहाँ पे जो है लार्ज स्केल में एक्सपोर्टिंग प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। तो कुछ इश्यूज़ है, जैसे कि कुछ प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन का एक इश्यूज़ निकल कर आता है, तो उसके कारण भी हम लोग जो है इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिए। तो इसलिए ये भी बताया गया है कि कुछ और भी अपॉर्चुनिटी हमारे पास आया था बट हम लोग एक्सपोर्ट हब नहीं बन पाए। इस इंडेक्स में अगर आप देखोगे तो ये हाईलाइट किया गया कि इंडिया जो है 3 फंडामेंटल चैलेंजेस एक्सपोर्ट प्रमोशन में वो यहाँ पे फेस किया जा रहा है इंडिया के द्वारा। एक तो है इंट्रा और इंटर रिलीजन डिस्पैरिटी, जैसे कि आप देखोगे कि एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में एक तो इंट्रा रिलीजन यानी कि एक ही स्टेट के अंदर आपको देखने को मिलेगा, या फिर इंटर रिलीजन रीजनल है, ये रिलीजन मैं बोल रही हूँ, ये इंट्रा रीजनल है, यानी कि एक रीजन से एक ही रीजन के अंदर देखने को मिलेगा। और एक है इंटर रीजन, यानी कि एक रीजन से दूसरे रीजन के बीच में भी आपको जो है ये डिस्पैरिटी अलग अलग देखने को मिलता है। हमारे यहाँ बहुत ही पुअर ट्रेड सपोर्ट और ग्रोथ ओरिएंटेशन है स्टेट्स में भी, और पुअर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी कि एक तो हमारे पास यहाँ पे डिस्पैरिटी है, भिन्नता आपको देखने को मिलेगा, या तो एक रीजन के ही अंदर या फिर एक रीजन से दूसरे रीजन में आप जाओगे तो एक्सपोर्ट को लेकर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। सेकेंड है कि हमारे यहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, और सेकेंड है कि हमारे यहाँ ट्रेड सपोर्ट नहीं है, उतना ग्रोथ नहीं हो पाता है। ये 3 प्रॉब्लम हमारे यहाँ जो है एक बहुत बड़े स्तर पर ये बताया जा रहा है कि हम लोग फेस कर रहे हैं इस चैलेंज को। वे फॉरवर्ड में बताया गया, यानी कि इस रिपोर्ट के द्वारा कुछ रिकमेंडेशन दी गई हैं। सबसे पहला है कि कन्वर्जेंस कहने का मतलब है कि बहुत सारे नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट प्लान है उसको हम लोग को कन्वर्ज करना है और कोऑर्डिनेट करना है। साथ ही हमारे यहाँ जो एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम लोग को डेवलप करके चलना है। साथ ही एक अच्छा खासा यहाँ पे रोबोस्ट गवर्नमेंट इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेज होना चाहिए, यानी कि हर एक स्टेट गवर्नमेंट हो, हर एक इंडस्ट्री हो, साथ ही यहाँ पे एकेडमिया भी हो, इन सब की लिंकेज होना चाहिए, तभी जाके हमारे यहाँ जो है एक बेटर एक्सपोर्ट प्रमोशन हो पाएगा। साथ ही अगर हम लोग देखें तो स्टेट लेवल इंगेजमेंट करने की ज़रूरत है इकोनॉमिक डिप्लोमेसी के लिए।
अगर हम लोग देखें कि जो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी एंड स्टेट है, जो कि यहाँ पे आपका मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स नीति आयोग के द्वारा यहाँ पे एक अच्छा खासा आपका एक कैपेसिटी क्रिएट किया जाना चाहिए, जिससे कि स्टेट के अंदर, जिससे कि एक अच्छा खासा फ्रेमवर्क हो और एक डायरेक्ट इंगेजमेंट हो। जो हमारा ट्रांसनेशनल ट्रेड बॉडीज़ है उसमें एक अच्छा खासा यहाँ पे डायरेक्ट इंगेजमेंट हो सके। फोकस मेनली करना है यहाँ पे जो डिज़ाइन करना है स्टैंडर्ड, जिसमें कि हम लोग प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट रेडी कर सके, उस पर मेनली फोकस करना है, चाहे वो सेंट्रल हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, उनको एक साथ आकर इस तरीके का काम करना है। साथ ही न्यू केसेस यहाँ पे जो प्रोडक्ट के लिए है उसको लेकर इसको इस्तेमाल करना है, जैसे कि कोकोनट कॉयर हो गया, विवन टेक्सटाइल्स है, बैम्बो है, ये सब है जिसमें कि आप लोग देखो कि डिज़ाइन को सोच सकते हो नई तरीके से और नई तरीके से मार्केट में लॉन्च कर सकते हो। तो एक्सपोर्ट का यही फंडा बताया गया है कि अलग अलग तरीके से कुछ नया लेकर चलने का ज़रूरत है अब हमारे यहाँ। ये जो पिलर और सब पिलर कहा गया है, इसमें वेटेज स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें तो इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा, इसमें कुछ खास नहीं है, इस तरीके का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। लेकिन हाँ, कुछ जो इंडेक्स है उसके बारे में आपको याद रखना है कि कौन कौन यहाँ पे पब्लिशिंग एजेंसी है। जैसे कि LPI है, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, तो ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा पब्लिश किया जाता है। ट्रेड अक्रॉस बॉर्डर डूइंग, ये जो आपका है बिजनेस, तो ये वर्ल्ड बैंक है। ट्रेड फैसिलिटेशन इंडेक्स है OECD, और अनेबलिंग ट्रेड इंडेक्स है ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो ये ध्यान रखना है। बेस्ट 5 परफॉर्मिंग आप लोग देख सकते हो, हमारा नाम यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है, तो इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया का रैंक आप लोग यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे LPI के अंदर हमारा 44 है 160 कंट्री में, 2018-19 का है, ये पुराना आपका डेटा है, लेकिन बस ये याद रखिएगा कि कौन सी यहाँ पे पब्लिशिंग एजेंसी है, तो इस पर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट। तो आज के लिए बस इतने ही रखते हैं, और एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के साथ जो रेस्ट ऑफ द 3 टॉपिक है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपको आज की लेसन अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट, कोई सजेशंस है तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा, एंड मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। थैंक यू।